गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आज इलेक्शंस का रिजल्ट आएगा। जो चार स्टेट्स थी और साथ साथ जो एक यूनियन टेरिटरी है, पांचों के रिजल्ट्स आज यहाँ पे डिक्लेयर होंगे। बहुत ही तगड़े इलेक्शंस हुए हैं ऐसा लग रहा है। खासकर अगर हम बात करें तमिलनाडु की और वेस्ट बंगाल की, तो इसमें कौन जीतेगा ये आज हमें पता लगेगा। बाकी स्टेट्स में देखो काफ़ी हद तक जो एग्जिट पोल के रुझान है वो सिमिलर ही देखने को मिल रहे हैं। पर इन दोनों स्टेट्स की अगर हम बात करें, यहाँ पर बहुत ही कांटे की टक्कर है। तो आज हमें इनका भी एक आइडिया मिल पाएगा। बाकी दोस्तों बात करें ना, तो थोड़ा सा नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में हमें यहाँ पे कुछ बातें यहाँ पे समझनी है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ना आपको एक मैप दिख रहा होगा। अब ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ आपको इंडिया, एक तरफ नेपाल और एक तरफ आपको चाइना देखने को मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने रीजन मार्क किया है ना, जो हाईलाइटेड रीजन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये रीजन है आपका लिम्पियादूरा, कालापानी और लिपुलेख। अब पॉइंट पता क्या है, ये जो पर्टिकुलर रीजन है ये भारत का हिस्सा है। पर जो नेपाल है वो यहाँ पर बोलता है कि नहीं, ये पूरा हिस्सा उसका है। हुआ पता क्या था कि 2020 में भी नेपाल ने ये बोला कि ये हिस्सा हमारा है। फिर बाद में उन्होंने अपने जो नोट था उसके ऊपर भी इस मैप का ये हिस्सा अपने एरिया में दिखाने की कोशिश करी। और अब जाकर फिर से यही बात हो रही है। पॉइंट पता क्या है, आप सबको पता होगा जो कैलाश यात्रा होती है, कैलाश यात्रा के लिए यही रूट अपनाया जाता है। अब यहाँ पर फिर से यहाँ पर नेपाल ने ये बोल दिया है कि नहीं नहीं, ये तो हिस्सा हमारा है। तो ये जो कैलाश यात्रा का रूट है इसके रिगार्डिंग भी थोड़े क्वेश्चन मार्क उठ गए हैं। एट द सेम टाइम हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं विक्रम मिश्री जी, ये अभी नेपाल विजिट पे जाने वाले हैं। तो उसके पहले नेपाल का ये बोलना कि नहीं, ये हमारा हिस्सा थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत दे रहा है हमारे दोनों देशों के रिश्तों को। एट द सेम टाइम नेपाल के अंदर नए प्रधानमंत्री बने हैं, बलेंद्र शाह। ठीक है, तो उनसे आने से भी अब देखना है कि कैसे आने वाले टाइम के अंदर रिलेशनशिप हमारे इम्पैक्ट होंगे। अब पॉइंट आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आखिर ये हिस्सा डिस्प्यूटेड क्यों है भारत और नेपाल के बीच में। देखो, इसके पीछे का कारण है ट्रीटी ऑफ सगौली। दरअसल में ट्रीटी ऑफ सगौली हुई थी 1816 के अंदर। उस टाइम के ऊपर ना युद्ध हुआ था, एंग्लो नेपलीज वॉर ऑफ 1814 टू 1816। अब इस युद्ध के बाद नेपाल ने कुछ हिस्सा ऐसा था जो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे दे दिया। और यहाँ पर बात पता क्या रखी कि काली रिवर का जो ईस्ट वाला हिस्सा होगा उनके ऊपर अपनी वो जुरिस्डिक्शन छोड़ देंगे। तो पॉइंट पता क्या था, ये हिस्सा तो अभी भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही है, बट काली रिवर का जो कोर्स है वो चेंज होता रहता है। अब नदियां अपना जो रास्ता है वो बदलती है ना। तो नेपाल ऐसा कह रहा है कि नहीं नहीं यार, जो आपका पार्ट है वो काली रिवर ऐसे मूव कर रही है। जबकि इंडिया का ऐसा मानना है कि नहीं, काली रिवर ऐसे मूव कर रही है। तो इंडिया के हिसाब से ये हिस्सा हमारा हो जाएगा, नेपाल के हिसाब से ये हिस्सा उसका हो जाएगा। अब इसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि भारत और नेपाल के बीच के रिश्ते वो इम्पैक्ट हो सकते हैं। प्लस एट द सेम टाइम आने वाले दिनों में जो कैलाश यात्रा यहाँ पे सीजन जो स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए चाइना के साथ कोऑर्डिनेशन भी नेपाल को करना होगा, भारत के साथ भी करना होगा। तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखो, भारत और नेपाल का आप सबको पता होगा हमारा रोटी बेटी का रिश्ता है। ठीक है, तो ये रोटी बेटी का रिश्ता बना रहे एंड एट द सेम टाइम हमारे रिश्ते और अच्छे से मजबूत हों, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि ये मुद्दे को भी हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे हैंडल करें। राइट। दोस्तों, डेट है आज की 4 मई 2026 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026 की। पहले तो ये देखो कि आखिर ये इंडेक्स होता क्या है। देखो, ये हर साल रैंकिंग आती है और इसको निकालता है रिपोर्टर सैंस फ्रंटियर, जिसको इंग्लिश में हम लोग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर के नाम से जानते हैं। अब रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर ये कोशिश करता है जानने की अलग अलग देशों के अंदर प्रेस फ्रीडम कितनी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जर्नलिस्ट को दबाव के अंदर कुछ न्यूज़ यहाँ पे प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। क्या जर्नलिस्ट बिना किसी सेंसरशिप के, बिना किसी वायलेंस के, बिना प्रेशर के न्यूज़ रिपोर्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पर ये 180 देशों को यहाँ पे इवेलुएट करते हैं। वहाँ पर जर्नलिस्ट के लिए कितनी सेफ्टी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है या जर्नलिस्ट को धमकाया जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंतर्गत, द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के अंतर्गत ये बताती है। अब थोड़ा हमें ये जानना है कि इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया।
देखो मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है कि इंडिया में प्रेस की हालत क्या है, ठीक है? पर फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो इंडिया का रैंक जो आया है वो 157 आया है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, और पिछले साल के मुकाबले हम नीचे गिर गए हैं। पिछले साल हमारा रैंक था 151, इस बार हम 6 पायदान गिर के 157 पे हो गए हैं। सर क्यों? देखो एज़ पर दिस पर्टिकुलर रिपोर्ट यहाँ मेंशन किया गया है कि भाई मीडिया के पास फ्रीडम नहीं है भारत के अंदर। जो जर्नलिस्ट है वो भारत में सेफ फील नहीं करते। सरकार की तरफ से उनको यहाँ पे दबाव आता है, क्या चीज़ चलानी है टीवी पे, क्या चीज़ नहीं चलानी, यहाँ पर इंस्टीट्यूशन का प्रेशर है। अब सवाल आता है क्यों सर, सरकार का क्यों दबाव है? देखो इसका रीज़न पता क्या है कि भारत के अंदर जो ज़्यादातर मीडिया हाउसेस हैं, उनको सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है एडवर्टीजमेंट के लिए। अब सरकार उनको पैसा देती है एडवर्टाइजमेंट्स के लिए। अगर वो सरकार के अगेंस्ट ही बातें लिखेंगे तो सरकार उनको रेवेन्यू देना बंद कर देगी, एडवर्टीजमेंट देना बंद कर देगी। तो इस तरह से इनडायरेक्ट कंट्रोल है भारत की मीडिया के ऊपर सरकार का। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा यहाँ पे इंडेक्स बोल रहा है। प्लस एट द सेम टाइम भारत में भी देखो हर साल 2 से 3 जर्नलिस्ट को मार दिया जाता है। तो भारत को भी इन्होंने डेंजरस कंट्रीज में डाला है जर्नलिस्ट के लिए, कि जर्नलिस्ट यहाँ पे सेफ फील नहीं करते जो इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। प्लस एट द सेम टाइम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन कम है, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप SC ST OBCs का रिप्रेजेंटेशन कम है मीडिया लीडरशिप के अंदर, ये यहाँ पे बताया है। उसके साथ ही साथ जर्नलिस्ट को दबाने के लिए सेडिशन का, ठीक है, डिफेमेशन का, ठीक है, जो देशद्रोह होता है सेडिशन वो हो गया, एंटी टेरर लॉज, ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि जो प्रेस फ्रीडम है उसको दबाया जा पाए। और अगर आप भारत के रैंक की बात करेंगे तो भारत नेपाल से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, और भाई इवन नेपाल से, सॉरी अपना पाकिस्तान से भी हम यहाँ पे पीछे चल रहे हैं इन प्रेस फ्रीडम। हम चाइना से ऊपर हैं, हाँ ये अच्छी बात है। चाइना तो बहुत ही नीचे है क्योंकि देखो वहाँ तो ना के बराबर प्रेस फ्रीडम है, ठीक है ना। तो सबसे टॉप की, सबसे नीचे वाली जो कंट्रीज थी उनमें एरित्रिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना और ईरान आया, क्योंकि देखो यहाँ तो प्रेस फ्रीडम कुछ है ही नहीं। और टॉप की बात करें तो वहाँ पे नॉर्वे, नीदरलैंड्स, एस्टोनिया, डेनमार्क, स्वीडन, ये कंट्रीज आपको यहाँ पे देखने को मिली। अगर हम दुनिया भर की बात करें ना, तो दुनिया भर के अंदर प्रेस फ्रीडम कम हुआ है। 50% से भी ज़्यादा देश ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं डिफिकल्ट या वेरियस सीरीज कैटेगरीज के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब वहाँ प्रेस फ्रीडम ना के बराबर है, ऐसा यहाँ पर इस बार के इंडेक्स ने हमें यहाँ पे बताया है। आप लोग क्या सोचते हो इस इंडेक्स के बारे में, आप जरूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट आएंगे दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026। देखो इसको मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चेंजेस हुए हैं, पर उससे पहले 1 मिनट लेके हम अपना सिटीजनशिप का टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जो हमने लक्ष्मीकांत में वैसे पढ़ा हुआ है। देखो आपको पता होगा कि जब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, और यहाँ बात कर लें आर्टिकल 5 से 11 की, तो ये हमारी सिटीजनशिप के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 8 जो है ना, वो बात करते हैं सिटीजनशिप की बेस्ड ऑन डोमिसाइल, माइग्रेशन एंड डिसेंट की। आर्टिकल 9 बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि ये कहता है, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों सिंगल सिटीजनशिप का, राइट, ये सबको पता होगा। जैसे ही मान लो किसी पर्सन ने विदेशी नागरिकता ली तो ऑटोमेटिकली उसकी भारतीय नागरिकता जो होती है वो खत्म हो जाती है। इस तरह से आर्टिकल 11 आपको पता होगा, यहाँ पर ये बोलता है कि पार्लियामेंट कानून बना सकता है सिटीजनशिप लॉज को रेगुलेट करने के लिए। एंड इनफैक्ट पार्लियामेंट ने कानून बनाया भी है, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो ये बात करता है कि अच्छा जब हम रिपब्लिक हुए उसके बाद कैसे हमें सिटीजनशिप एक्वायर की जा सकती है, कैसे उसका हमें हटाना हो तो वो कैसे हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्वायर करने के तरीके कई हैं, बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। पर अगर हम बात करें सिटीजनशिप खत्म होने के तो रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डेप्रीवेशन, ठीक है ना, कि आपको ऐसा हो सकता है किसी ने फ्रॉड से कुछ नागरिकता ली हो, किसी ने दूसरे देश की नागरिकता ले ली है ना, तो ये सारी चीजें इसके अंतर्गत हमें देखने को मिल जाती हैं। बट इस पर्टिकुलर एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए, जैसे फॉर एग्जांपल 2003 का अमेंडमेंट, इसने ना OCI स्कीम जो थी उसको लेकर आया, ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। मैं बताऊंगा अभी OCI क्या होते हैं, अभी वेट करो, ठीक है। तो 2003 में ये अमेंडमेंट आया। 2005 में OCI की एलिजिबिलिटी हमने PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन को दी, पर 2015 में इन दोनों को मर्ज कर दिया। अब दोनों अलग अलग नहीं है, अब दोनों एक ही है, ठीक है। अब हमारे पास एक सिंगल ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया फ्रेमवर्क ही है। और 2019 में एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट हुआ था, आप सबको याद होगा, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, जहां पर हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश वाले जो देश है ना, वहां से जो भी नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज थी उनके लिए सिटीजनशिप का रास्ता हमने फास्ट कर दिया था। जो पहले 11 साल हुआ करता था इन देशों के लिए हमने 5 साल का कर दिया था,
ताकि इनको जो प्रताड़ित नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं उनको यहाँ पे जल्दी से नागरिकता मिल पाए। अब एक बात जो मैं कह रहा था ना, एक बार अंतर समझ लो आप लोग ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वर्सेस एनआरआई की। काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं। देखो सबसे पहले तो ये समझो कि जब मैं बात कर रहा हूँ ना एनआरआई, ये इंडियन ही हैं, ये नागरिक भारत के ही हैं, दीज आर इंडियन सिटीजन ओनली। बस ये रहते विदेश में हैं। ऐसा मत सोचना कि एनआरआई भारतीय नहीं होते, नहीं नहीं, वो होते भारतीय सिटीजन ही हैं, बस रहते अब्रॉड में हैं। पर जब मैं बात करता हूँ ओसीआई की, ये इंडियन सिटीजन नहीं होते, ये होते हैं फॉरेन सिटीजन। समझे मेरी बात? अब फर्क यहीं से बाकी चीजों का इमर्ज होता है। अब मैंने जैसे बताया एनआरआई भारतीय नागरिक हैं, तो भाई इनके पास वोटिंग राइट्स भी होंगे, पूरे पूरे पोलिटिकल राइट्स होंगे। ये ज्यादातर जॉब्स के लिए एलिजिबल होंगे, कुछ रिस्ट्रिक्टेड होंगे, बस उनके लिए नहीं होंगे, वो कि ज्यादातर जॉब्स के लिए एलिजिबल होते हैं एनआरआईज। बाकी इनके पास प्रॉपर इकोनॉमिक राइट्स भी होते हैं, और इनके पास भारत का ही पासपोर्ट होता है क्योंकि ये भारत के ही नागरिक हैं। बट ओसीआई की बात करें, क्योंकि ये भारत के नागरिक नहीं है, तो इनके पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते, ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एट द सेम टाइम जो सरकारी नौकरियां होती हैं, वो ये नहीं उनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे ले सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हो गया, जो संवैधानिक आपके होते हैं, उनके ऊपर ये अपना एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे नहीं हो सकता। बट ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं भारत के अंदर, बस एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीद पाएंगे, और इनका जो पासपोर्ट होता है वो फॉरेन पासपोर्ट होता है। तो ये दोनों का मैंने अंतर आपको समझा दिया, ओसीआई और एनआरआई का। और साथ साथ मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि 2015 के अमेंडमेंट के बाद पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड आपका ओसीआई स्कीम, ये इकट्ठी कर दी गई हैं एक सिंगल ओसीआई फ्रेमवर्क के अंतर्गत। ठीक है, ये तो हमें पता भी था, हमने थोड़ा स्टैटिक अपना रिवाइज भी कर लिया। बट अभी यहाँ पर सेंटर ने क्या किया है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल 2026 यहाँ पे नोटिफाई किए हैं, और इसके माध्यम से कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं? पहली चीज, जो भी आपकी ओसीआई सर्विसेज है ना, उनको हमने कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया है, कंप्लीटली ऑनलाइन। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसका प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। अब अगर किसी को ओसीआई ये कार्ड चाहिए, तो उस केस में उसको ऑफिशियल ओसीआई पोर्टल के ऊपर जाना पड़ेगा, वहां पर जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अब मैन्युअली ये काम नहीं हो सकता, पहले आप यहाँ पे फिजिकल प्रोसेस भी यहाँ पे कर सकते थे, अब नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। बाकी एक नया प्लेटफॉर्म भी बनाया गया है, ई ओसीआई सिस्टम। ठीक है, जो कहीं ना कहीं आपको मदद करेगा डिजिटल कार्ड देने की या फिजिकल ओसीआई कार्ड। देखो कार्ड आपको मिल सकता है फिजिकल या डिजिटल, पर जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली ऑनलाइन कर दिया गया है। ठीक है ना, तो हमने कोशिश करी है पेपरलेस डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे करने की। बाकी देखो अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते थे, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये डुप्लीकेशन यहाँ पे हटाएगा, और उससे तेज़ी से यहाँ पे ओसीआई कार्ड होल्डर्स को, मतलब ओसीआई वालों को कार्ड होल्डर जो है कार्ड है वो मिल पाएंगे। एट द सेम टाइम देखो माइनर्स के रिगार्डिंग ना पहले थोड़ी सी कई बार कन्फ्यूजन रहती थी, जो छोटे बच्चे होते हैं, बट अब यहाँ पे हमने इसको भी क्लियर कर दिया है कि अगर कोई माइनर है, चाहे कोई भी है, तो उसको यहाँ पे दो पासपोर्ट्स को यहाँ पे नहीं होल्ड कर सकता वाइल होल्डिंग एन इंडियन पासपोर्ट। ठीक है ना, तो भारत का जो सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान था, हमने उसी को ही यहाँ पे और क्लियर यहाँ पे दुनिया के सामने हमने रखने की कोशिश करी है। प्लस एट द सेम टाइम अगर मान लो किसी का, मान लो कुछ केस रिजेक्ट हो जाता है, किसी ने कुछ अपना एप्लीकेशन दिया था पर वो रिजेक्ट हो गया, तो उस केस में यहाँ पर आपके पास सुनने का भी माध्यम है, कि सुनने का मतलब कि आपकी दलील जो है वो आपकी सुनी जाएगी। और अगर मान लो आपकी दलील को किसी ने रिजेक्ट कर दिया, तो उस केस में आप उसके अगेंस्ट भी अपील कर सकते हो, जो कि उस अथॉरिटी से एक रैंक ऊपर होगा। तो बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं चाहते कि किसी को भी गलत तरह से सिटीजनशिप अक्वायर करने से या फिर ओसीआई सर्विसेज अक्वायर करने से रोका जाए, तो उस केस में उनके लिए अपील का भी यहाँ पे प्रॉपर प्रावधान है। यही सब चेंजेस किए गए हैं इस बार के सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2026 के अंदर। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है ऑपरेशन नेत्र 1.0। देखो इंडियन आर्मी ने ना एक बहुत ही शानदार ऑपरेशन यहाँ पे कंडक्ट किया, दैट इज ऑपरेशन नेत्र 1.0। अब इसमें क्या हुआ, देखो इसमें ना हमने जो रिमोट रीजन्स थे, खासकर अगर हम बात करें ले की, तो वहां पर एक आई कैंप लगाया, और इस आई कैंप के माध्यम से वहां पर जो लोकल लोग थे उनको यहाँ पर आई केयर सर्विसेज, ठीक है, आंखों के रिगार्डिंग जो सर्विसेज होती हैं वो यहाँ पे देने की कोशिश करी। इसमें इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पे मदद करी, मान लो एयर लिफ्टिंग जो अलग अलग इक्विपमेंट होता है उसके लिए। प्लस एट द सेम टाइम ये आर्मी का एक बहुत ही शानदार ऑपरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसमें आप नोटिस कर पाओगे जैसे किसी को मोतियाबिंद का इलाज होता है वो सब किया गया, या किसी का आंख का पर्दा कुछ फट गया या कुछ और दिक्कत आ गई थी, उसकी कुछ सर्जरीज यहाँ पे करी गई। इस चीज़ को हम बोलते हैं ऑप्थेल्मिक केयर। ठीक है, जो भी आई रिगार्डिंग केयर होती है ना, उसको हम लोग
ऑप्थेल्मिक केयर यहाँ पे करते हैं। तो जैसे लद्दाख के रीजन्स थे अलग अलग, हानले, डेमचौक, तुर्तुक, तो वहाँ के अलग अलग पेशेंट्स आपको देखने को मिले। अब पॉइंट पता क्या है, इंडियन आर्मी यहाँ पर कोशिश कर रही है सिविल मिलिट्री सिनर्जी के अंदर। कहने का मतलब, देखो बहुत जगह के ऊपर इस तरह से हमारे आर्मी के ऑपरेशन चलते हैं जिसमें आम लोगों को अलग अलग सर्विसेज देने की कोशिश की जाती है। कई बार मैंने डिस्कस किया है कि देखो जो बॉर्डर एरियाज के लोग होते हैं ना, या रिमोट एरियाज के लोग होते हैं, वो भारतीय आर्मी की आंखों का काम करते हैं। दे हेल्प इंडियन आर्मी कि हाँ यार, यहाँ पर चाइना गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है या यहाँ पर कोई दिक्कत आने की कोशिश कर रही है। तो अगर इस तरह का स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन होता है भारत की डिफेंस फोर्सेस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में, तो वो डेफिनेटली ट्रस्ट लोगों के अंदर यहाँ पे डेवलप करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऑपरेशन नेत्रा ऐप भी हमने यहाँ पे लॉन्च करी है, तो पेशेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, प्रॉपर डिजिटाइजेशन करने के लिए, उनको मेडिकल हेल्थ केयर में कोई दिक्कत ना हो, उन सब चीज़ों के लिए हमने यहाँ पे ऑपरेशन रन किया है हमारी भारतीय आर्मी के द्वारा, दैट इज ऑपरेशन नेत्र 1.2। आगे आएंगे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हमारे सामने है विटली अवार्ड्स। देखो विटली अवार्ड्स जो होते हैं ना, इनको हम लोग ग्रीन ऑस्कर का नाम भी देते हैं। क्यों? देखो जैसे ऑस्कर अवार्ड्स आपने देखे होंगे, कितने शानदार होते हैं ऑस्कर अवार्ड्स, किसी ने बहुत ही अच्छा काम किया उसी के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर भी ना, अगर किसी ने इन्वायरमेंट की फील्ड के अंदर कुछ बहुत ही शानदार काम किया है, तो उस केस में यहाँ पे हम उनको देते हैं विटली अवार्ड्स। अब खास बात पता क्या है, 2026 के अंदर भारत के दो कंजर्वेशनिस्ट, बरखा सुबह एंड आपके प्रवीण शेख जी, इनको यहाँ पर विटले अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। सवाल आता है क्यों इन्होंने ऐसा क्या किया। देखो पहला आपको यहाँ पे समझना है, एक तो इन्होंने हिमालयन सेलेमेंडर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी है और उसमें काफी सक्सेसफुल भी हुए हैं। थोड़ा समझते हैं हिमालयन सेलेमेंडर के बारे में। यहाँ पर आप पिक्चर में इसको देख पा रहे होंगे। देखो देखने में ये आपको ना एक लिजर्ड टाइप का लग रहा होगा, ठीक है, पर यहाँ पर आपको इसकी बोन्स भी आपको देखने को मिलती हैं। प्लस इसकी जो पूंछ होती है बहुत ही फ्लैट होती है इसकी पूंछ, और इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन कलर का आपको ये देखने को मिल जाएगा। अब ये क्या है, ये सर अपने आप में एक एम्फीबियन है। एम्फीबियन मतलब पानी में भी रह सकता है और लैंड के ऊपर भी, पर ज्यादातर आपको ये माउंटेन्स, ठंडे माउंटेन इकोसिस्टम्स में देखने को मिलेगा। फॉरेस्ट में भी देखने को मिलता है, वेटलैंड्स, टी गार्डन्स, राइस फील्ड, पॉन्ड मार्जिन। कहाँ कहाँ मिलता है? देखो भारत का जो दार्जिलिंग और नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन हो गया, इसके अलावा नेपाल, भूटान एंड इवन साउथ ईस्ट एशिया और साउथ वेस्ट चाइना के अंदर भी देखने को मिल जाएगा। पर क्लाइमेट चेंज की वजह से, हैबिटेट खत्म होने की वजह से, पोल्यूशन खत्म होने की मतलब पोल्यूशन बढ़ने की वजह से इसके जो नंबर्स थे वो यहाँ पे कम होते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिले, राइट। और बाकी इसका IUCN के अंतर्गत ये वल्नरेबल और WP एक्ट के अंतर्गत ये शेड्यूल 1 के अंदर यहाँ पे प्रोटेक्टेड है। अब हुआ पता क्या, जो बरखा सुब्बा जी है ना, इन्होंने यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी हिमालयन सैलमेंडर को। इन्होंने इनकी जो डिजीज वगैरह थी, बीमारियां जो होती थी, उनको मॉनिटर किया, इन्वेजिव स्पीशीज को खत्म किया ताकि इनकी पॉपुलेशन हम बढ़ा पाएं। तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व करके यहाँ पे इन्होंने एक मॉडल बनाया जिसके माध्यम से 30 ब्रीडिंग साइट्स इन्होंने यहाँ पे बनाई, एंड उसके वजह से हिमालयन सैलमेंडर को यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया, एंड इसीलिए उनको विटली अवार्ड्स यहाँ पे मिला है। इसके साथ ही साथ एक है इंडियन स्किमर। स्किमर समझते हो, जैसे ये आपको पिक्चर में देख रहा होगा। स्किमर ना दरअसल में पानी के बिल्कुल पास से जाता है, बहुत स्किम करता होता जाता है, ऐसा आप कह सकते हो। अब ये आपका गंगा नदी, चंबल, यमुना और इसकी ट्रिब्यूटरीज में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब नोटिस करना, इसकी जो आगे ये ऑरेंज कलर की इसके सामने आपकी जो पीक होती है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी इसकी नीचे वाली साइड व्हाइट कलर की होती है, ऊपर वाली साइड इसकी यहाँ पे ब्लैक कलर की होती है। और साथ में ही ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट एक्ट्स एज अ फ्लैगशिप एंड इंडिकेटर स्पीशीज। अब देखो फ्लैगशिप का मतलब क्या होता है? फ्लैगशिप होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म होता है। सबसे इंपॉर्टेंट मतलब इन सेंस ऑफ कि जैसे मान लो हमें कोई कैंपेन रन करना है, तो उसके लिए हमें पॉपुलर एक बंदे को सामने लाना पड़ता है ना, तो यहाँ पर उनको बोलते हैं फ्लैगशिप। जैसे सरकार की आप लोग फ्लैगशिप स्कीम समझते होंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर ये भी एक फ्लैगशिप स्पीशीज है जो कैंपेन्स के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसको हम यहाँ पे सामने प्रस्तुत करते हैं, वो होती है फ्लैगशिप स्पीशीज। एक होती है इंडिकेटर स्पीशीज। इंडिकेटर मतलब जो इंडिकेट करता है। देखो अगर किसी जगह के ऊपर ये पाए जाते हैं ना, इसका मतलब वहाँ की इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी है। अगर इनका नंबर्स कम होते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहाँ का इकोसिस्टम खराब हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसी को बोलते हैं इंडिकेटर स्पीशीज। इनका IUCN स्टेटस आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा, एंड इनका फीडिंग मेथड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल पानी के पास से यहाँ पे मूव करते हुए जाते हैं और वहां से फीड कर लेते हैं। तो ये है इंडियन स्किमर। अब इनके कॉन्टेक्स्ट में क्या हुआ, जो प्रवीण शेख जी है ना, उनका एक इनिशिएटिव है गार्जियंस ऑफ द स्किमर इनिशिएटिव।
और इन्होंने बहुत ही शानदार काम किया चंबल नदी के अंदर। एंड वहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इनके नेस्ट सर्वाइवल का जो रेट था वो 14% से बढ़कर 27% हो गया, और इनकी जो पॉपुलेशन पहले केवल 400 हुआ करती थी उसको 1000 तक लेके जाने के अंदर प्रवीण शेख जी का बहुत बहुत शानदार रोल रहा। एंड इसीलिए इनको विटली अवार्ड से यहाँ से सम्मानित किया गया है। ठीक है ना। ये क्या है विटली अवार्ड्स? ये ग्लोबल कंजर्वेशन अवार्ड है जिसको कि विटली फंड फॉर नेचर यहाँ पे हर साल देता है, ताकि इस तरह से जो ग्रास रूट लेवल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं ना, शानदार काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे सम्मानित कर पाएं। और इसीलिए 50,000 यूरोस की यहाँ पे फंडिंग भी दी जाती है हर एक विनर को। तो ये थे विटली अवार्ड 2026 जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है दोस्तों वो है ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक। अब इसको समझते हैं दोस्तों। एनसीबी हमारा जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ना, उसने लगभग 350 किलो हाई ग्रेड कोकीन यहाँ पे जब्त करी है। कहाँ से? मुंबई से। अब ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखो नॉर्मली पता क्या होता है, साल भर के अंदर 200-300 किलो हम यहाँ पे कोकीन जब्त करते हैं। ये एक ही बार के अंदर इन्होंने 350 किलो यहाँ पे कोकीन जब्त कर ली। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एनसीबी। ठीक है। अब इसमें इन्होंने किया क्या? देखो इसमें इन्होंने बॉटम टू टॉप पुलिसिंग अप्रोच अपनाई, यानी कि छोटे छोटे यहाँ पे चीज़ों को पकड़ते रहे। अब छोटे छोटों को पकड़ते रहे, धीरे धीरे करके इन्होंने टॉप वाले जो लीडर हैं उनको भी यहाँ पे पकड़ लिया। एक बहुत बड़े कार्टेल का नेटवर्क इन्होंने यहाँ पे पकड़ लिया। और ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं थी, पिछले 6 महीने से ये डेटा ट्रैक कर रहे थे। अब मुंबई वाला जो रीजन है ना, उसमें बहुत ज़्यादा ये इश्यूज देखने को मिलते हैं। उसका रीज़न पता क्या है? मुंबई में आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, लॉजिस्टिक कॉरिडोर हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोशिश करी जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि अच्छा मुंबई के अंदर ना हम लोग कोकेन लेके चलते हैं। ठीक है। तो दैट इज द रीजन। अब बात रही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की, तो आप लोग जानते हैं कि जो एनसीबी है उसको बनाया गया था 1986 के अंदर अंडर सेक्शन 43 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट 1985। और इसका काम यही है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको रोकना, जो इलिसिट ड्रग यूज होता है उसको खत्म करना। ठीक है ना। और इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेंगे, और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये आपकी अलग अलग सेंट्रल और स्टेट इन्फोर्समेंट बॉडीज के साथ मिलकर काम करता है, इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है। ठीक है। इवन आपका इंटरपोल जैसे इंटरनेशनल पुलिस हो गया, या फिर जो यूएनओडीसी है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उनके साथ मिलकर काम करते हैं, ताकि अगर कोई ऐसे कोई कार्टेल चला रहा है जो कि ट्रांसनेशनल है, ट्रांसनेशनल का मतलब मल्टीपल देशों में इस तरह से जिसका नेटवर्क होता है, उसके लिए साथ में जो मिलजुल कर काम करना होता है वो भारत की तरफ से यहाँ पे नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो यहाँ पे करता है। देखो वैसे अगर हम बात करें इंटरपोल के साथ, वैसे जो काम करने वाली बॉडी है वो सीबीआई है। बट जब हम बात करते हैं नार्कोस के रिगार्डिंग, तो वहां पे एनसीबी आपको स्पेशलाइज्ड बॉडी आपको देखने को मिल जाएगी। भारत ने ना दरअसल में कई सारी कन्वेंशन साइन कर रखी हैं। जैसे एक है सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स 1961, कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1971, और यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स 1988। इन तीनों कन्वेंशंस को भारत ने साइन कर रखा है, और इसी के साथ कंप्लाई करने के लिए हमारी जो बॉडी है नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो यहाँ पे काम करती है। तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो आज हमें डिस्कस करनी थी। अब रही बात ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट की, यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड जो सैटरडे मैंने आपको होमवर्क दिया था एक का पार्फ के बारे में, अब मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर जो सेबी है उसने यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया है, ताकि ये देख पाए कि भाई कोई भी ऐसे अपना क्लेम करता रहता है इंटरमीडियरी कि मैंने इतना रिटर्न कमाया, मैंने इतना रिटर्न कमाया, मेरा कोर्स खरीद लो। तो यहाँ पर कोई अब ऐसा नहीं कर पाएगा। वेरीफाइड परफॉर्मेंस डेटा ही यहाँ पे लोगों तक जाए, उसके लिए यहाँ पर ये सेबी ने प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉन्च किया है। इसीलिए पहला स्टेटमेंट अपने आप में यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जुडिशियल रिक्यूजल की बात करें तो मैंने आपको बताया था, देखो रिक्यूजल के रिगार्डिंग एक दिक्कत पता क्या है कि कोई प्रॉपर गाइडलाइंस, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट भारत के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता। सो सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट हियर। बाकी थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, मूविंग टुवर्ड्स इफेक्टिव सिटी गवर्नेंस अ फ्रेमवर्क फॉर मिलियन प्लस सिटीज। ये जो मिलियन प्लस सिटीज के लिए जो फ्रेमवर्क है, ये नीति आयोग के द्वारा एक रिपोर्ट यहाँ पे लाई गई है, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी अपने आप में गलत बन जाएगी। राइट। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।